Okay. Okay, first question is discuss the hybridization of discuss the hybridization of NiCO whole 4 टेट्रा कार्बोनाइल निकल। देखो इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और निकल का जो एटॉमिक नंबर है ना, किसी को याद है कितना होता है? परमाणु क्रमांक 28। देखो ये थोड़ा सा इशू रहता है, एटॉमिक नंबर वैसे याद होने चाहिए इस तरह की जनरल। चलिए आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, जल्दी से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए। NiCO होल 4 बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है ये, आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। निकल एटॉमिक नंबर इज 28, NiCO होल 4 टेट्रा कार्बोनाइल निकल, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना। टेट्रा कार्बोनाइल निकल, इसका हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना। sp3, मे बी sp3। बाकी लोग भी जल्दी से कीजिएगा। और एक बात आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में हिंट कर दूं, जो कार्बोनाइल होता है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। कार्बोनाइल इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में आता है। टेट्रा कार्बोनाइल निकल। चलिए हो गया, डिस्कस करें। एक ही बच्चे का sp3 आया, और किसी का कोई आंसर आया तो बताइए। जो भी किसी का आंसर आ रहा है उसको डिस्कस करिए। नो आइडिया। चलिए देखिए मैं करता हूँ, थोड़ा टाइम बचाते हैं, थोड़ा फास्ट करिए, देखिए इतना टाइम मत लगाइए। निकल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन 0, इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 है। पहला काम यही होता है हाइब्रिडाइजेशन में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब जरा गर्ल्स रुक जाइए एक मिनट के लिए। अब निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप, तो उससे कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आएगा 3D8 4s2। ठीक है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। 0 ऑक्सीडेशन नंबर में वैसे कॉन्फ़िगरेशन है, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करा, गेन नहीं करा, तो 3D8 4s2 आएगा ही आएगा। बोलो इज इट क्लियर? तो ये मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी कर देता हूँ। ये सिचुएशन बनी हुई है, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, डन, 4s2। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये कैसा लाइगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। नेचुरली क्या कर देगा? बैक पेयरिंग। देखो यहाँ बैक पेयरिंग कर दो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप और होगा, अगर आपको याद हो, ये वाला पेयर भी पीछे चला जाएगा। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो सुन लीजिए, इस बात पे बहुत डिस्कशन यहाँ पे हुआ था। ये पेयर पीछे क्यों चला गया? आपको मैंने कहा था इनके बीच में एनर्जी गैप क्या है, ऊर्जा का अंतर क्या है, बहुत कम है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करता है, ज्यादा अच्छे से आकर्षित करता है। देखो सुनो, दो बातें हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड ने बैक पेयरिंग करा दी, यहाँ पे एनर्जी गैप कम क्या था, ऊर्जा का अंतर बहुत कम था। तो हुआ क्या, ये पूरा का पूरा पेयर पीछे चला गया। क्यों चला गया पीछे? क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं, ज्यादा अच्छे से आकर्षित करते हैं। जैसा जैसा आपने एक चीज महसूस करी है, बहुत सारे लोग सहारनपुर से ना देहरादून शिफ्ट हो गए, जॉब करने जाते हैं देहरादून। वो यहाँ नौकरी नहीं करते, देखो कितनी ठंड हो रही है, तब भी वो देहरादून जा रहे हैं। दो रीजन है, एक तो देहरादून बहुत दूर नहीं है सहारनपुर से, मुश्किल से 1 सवा घंटे का रास्ता रह गया आजकल। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वहां पे जॉब्स ज्यादा है। मान लो किसी को यहाँ 10,000 सैलरी मिल रही है, वहां उसको 25,000 सैलरी मिल रही है। वो कहता है मेरे को तो फायदा हो रहा है भाई। ठीक है, अब सर्दी देखी जाएगी, कुछ दिन की बात है। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा पैसों के लिए वहां चले जाते हैं। क्यों? डिस्टेंस कम है, रात को डेली घर भी आते हैं, रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने घर के साथ ही। तो ऐसा करना पड़ता है। बहुत लोग ट्रेन से अप डाउन कर रहे हैं, कोई मेरठ जॉब कर रहा है, कोई मुजफ्फरनगर कर रहा है, कोई देवबंद कर रहा है, कोई हरियाणा जाता है। रीजन क्या है? बीच में डिस्टेंस कम है, तो डेली वो घर भी आते हैं, और कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए। वो कहते हैं सहारनपुर इतनी जॉब्स ही नहीं है भाई, यहाँ इतने हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ इतने कॉलेजेस नहीं है, यहाँ पे इतने स्कूल्स नहीं है। तो वही सेम स्टोरी यहाँ पर है। ये इलेक्ट्रॉन जो पीछे गए ना, उनको फायदा हुआ, उनका अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, उनका आकर्षण कम हुआ। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, एनर्जी गैप, ऊर्जा का अंतर। ये बहुत बड़ी बात थी, ऐसा हर बार नहीं होता। मान लो कि किसी को जॉब मिल जाए और यहाँ से गुड़गांव मिल जाए, तो डेली गुड़गांव जाना है, तो फिर डेली अप डाउन नहीं होता, फिर वहीं रहना पड़ता है। ऐसे लोग भी होते हैं, फिर वहीं रहते हैं। तो नो डाउट यार, बीच में डिस्टेंस देखना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ। अब इससे पता क्या हुआ, देखो ये पूरा डी भर गया, ये डी पूरा का पूरा भर गया। लीजिए, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, बात खत्म। वो एस वाला खाली हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे कितने लिगेंड है? 4।
वो 4 पेयर देने के लिए आएंगे। तो मेटल का काम क्या था याद है आपको? 4 ऑर्बिटल्स का सेट बनाना, 4 कक्षों को बुला के उनका एक सेट बनाओ। तो मेटल ने क्या करा, एक तो एस से कांटेक्ट किया, एस के बाद 3 कहां से आए, टी से, इन सबको बुला लिया कि आज भी हाइब्रिडाइजेशन होगा तुम्हारा। इनको मिक्स करके 4 ऑर्बिटल बना दिए। चारों का नाम क्या क्या रखा, sp3, sp3, sp3। बस इसी का नाम तो हाइब्रिडाइजेशन होता है। फिर एक पेयर यहां सेट हो गया, दूसरा यहां सेट हो गया, तीसरा यहां सेट हो गया, चौथा यहां सेट हो गया, फाइनली हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। शेप क्या आ गई, टेट्राहेड्रल, चतुष्फल के जिसको बोलते हैं। वेल नोन है। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड है, युग्मित है, तो नेचुरली कौन है, डाई मैग्नेटिक। अच्छा बताना, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि डी यूज ही नहीं हुआ। जब तक डी यूज नहीं होगा आउटर या इनर ऑर्बिटल नहीं कहेंगे। वो डी के बेसिस पे होता है, डी के आधार पर। डी तो यूज ही नहीं हुआ, बस हम कह देंगे ये आउटर इनर में से कुछ नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, शेप टेट्राहेड्रल है, डायमैग्नेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके आने के 100% चांसेस। बोलो सब एग्री हो गए? देखो तभी तो कहते हैं रिवीजन दोहराना शुरू करिए। देखो डेट क्या हो रही है, 14 जनवरी। जनवरी भी खत्म होने वाला है, 3 महीने हैं आपके पास सिर्फ। रिवीजन पढ़, दोहराओ चीजों को बार बार। जो आता है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, और एनसीईआरटी फॉलो करो। ज्यादा मत पढ़ो, एनसीईआरटी करनी बस मेरे को। जिस बच्चे ने अच्छे से एनसीईआरटी भी कर ली वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन तो है। चलिए कोई कॉपी भी करने की जरूरत तो है नहीं, सब नोट्स में लिखा, टाइम खराब करने वाली बात है। एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में आपको और दे रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लीजिए, जल्दी थोड़ा फास्ट हाथ चलाइएगा। इसका टॉपिक नंबर 24 है, वही सेम क्वेश्चन है। मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है इसका। और अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ध्यान रखना। अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में आती है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में आपको पता है बैक फेयरिंग के चांसेस रहते हैं। जल्दी हाथ चलाइएगा। तो आपकी आजकल ऑर्गेनिक चल रही है, ऑर्गेनिक चल रही है, केमिस्ट्री क्लासेस नहीं हो रही। मुझे तो कहते हैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा एक भी केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई इधर, जब से मैं गया तब से क्लास नहीं। Maybe। आपने बैक पेयरिंग की नहीं की? Good। जल्दी, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। बताओ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चे? यही चाहिए डॉक्टर से, ये एक्सपेक्टेशन होती है। +3 अमोनिया का 0 होता है, +3 ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ये आता है कॉन्फ़िगरेशन इसका 3d3 4s0। पता है आपको? देखो ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन 3d3 1 2 3 4s खाली पड़ा हुआ है, वेल नॉट। बोलो आ रहा है समझ? अमोनिया कैसा लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में क्या करते हैं? फिर आपने तो बैक पेयरिंग की नहीं, इन्होंने तो बैक पेयरिंग की नहीं है, तो कैसा आ गया D2sp3 आपका? आपने बैक पेयरिंग क्यों नहीं की? होती क्यों नहीं? D4 से D7 तक होती है, D1 D2 D3 D8 D9 D10 में नहीं होती है। कंडीशन है। शेप कैसी होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। देखो शी इज राइट। अब जल्दबाजी में ये नहीं कि हमने तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में बैक पेयरिंग की थी, मैं भी बैक पेयरिंग कर दूं। जो करेगा वो मारा जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन पक्का D2sp3 है, इन तीनों इलेक्ट्रॉन का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और देखो एक बात आपको मैंने लिखवा रखी है आपके नोट्स में, क्रोमियम आयन एक ऐसा आयन है जब भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, पहली बात तो इससे कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जब भी ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हमेशा। D2sp3 है इसका आंसर। अगर आप मुझे कोई भी क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स देंगे ना, मान लीजिए आपने यहाँ पे अमोनिया लगाई, अब आप यहाँ पे ऑक्सलेट लगा दीजिए। सुनिए देखिए भी आराम से कॉपी कर लेना। आप यहाँ वाटर लगा दीजिए, कुछ भी अपने मन से। आप यहाँ पे फ्लोरीन लगा दीजिए, कुछ भी। और आप मुझसे कह दिए इनका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मैं निकालूंगा नहीं। छोटा का बच्चा निकालेगा नहीं, उसको रट्टा बड़ा है कि क्रोमियम 3+ वाले केस में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा, जैसा मर्जी लाइगेंड लगा हुआ हो। दैट्स इंपॉर्टेंट। देखो ये चाहिए, ये भी एनसीईआरटी है, कुछ भी बाहर से पढ़ाया नहीं जाएगा, सब एनसीईआरटी। आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। डाउट, मैंने पहले भी आपसे बोला, देखो मैं तो डाउट लेने आ सकता हूँ।
अब थोड़ा सा आज तो मैं बाहर जा रहा हूँ, बस मैं छोटी क्लास के लिए आया हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर से आता हूँ, 3-4 दिन लगेंगे मेरे को, फिर आप जितना मर्जी पढ़ना और डाउट्स ना ना डाउट से पढ़ने में मजा आता है। अब देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आए हुए हैं, आने हैं मतलब। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास ही है, मत नोट कीजिए चाहे आप। मुझे बता सकता है इसके कितने आइसोमर बनेंगे? इसके जस्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स बता दीजिए। और आपको मैं हिंट कर रहा हूँ, ऐसे ऑप्शन दे रहा हूँ, 2, 3, 4, 6। एक नंबर आपको चॉइस करना है। आपको बनाना बना के देख लो, आपकी मर्जी है। बनाना तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी कही थी। बताओ, बता सकता है जैसे कितने आइसोमर बनेंगे? कल पढ़िए, मेहनत करिए, देखिए एनसीईआरटी उठाइए और उनके पीछे बढ़ जाइए। अगर आपका सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो यही रास्ता और कोई रास्ता। बताओ। नहीं, कितने आइस इसमें से एक नंबर चॉइस करिए। टू। कोई बात नहीं, शी कैन बी राइट। और किसी कुछ कहना है? हाँ जी। इसके आइसोमर्स कितने हैं? इसके समावेवी कितने होंगे? इसका आंसर टू नहीं है। अब सुनिए, ये कॉम्प्लेक्स पता किस कैटेगरी में आता है? एम ए होल ट्वाइस बी टू टाइप कॉम्प्लेक्स है ये, अगर आपको याद हो। ये दो कैटेगरी में आता है, सिस एंड ट्रांस। ये सब करवाया है मैंने, आपके नोट्स में है। प्रैक्टिस करिए, सिस एंड ट्रांस कैटेगरी में आता है। और इसकी सिस फॉर्म कारल होती है। सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, सिस की एक फॉर्म एक्स्ट्रा बन जाती है। पहले तो दो फॉर्म है, सिस एंड ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो है। सिस एक्टिव है तो सिस की एक फॉर्म एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितने हो गए? थ्री। तीन आइसोमर। आंसर ये रटा हुआ होना चाहिए टिप्स पे। देखते गए तो थ्री, सोचना ही नहीं ना। देखो, अगर आप देखो, आपको कैसे कंपटीशन निकालना है, बायो और केमिस्ट्री में तो इतनी प्रैक्टिस करिए कि फटाफट टाइम हो जाए हमारा। मतलब जल्दी से जल्दी पूरा करें। फिर पूरी एनर्जी फिजिक्स पे लगा दीजिए, जहां पूरा अप्लाइड सेक्शन है। केमिस्ट्री में तो अप्लाइड पार्ट आएगा ना, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उन्हें करके देखना पड़ेगा ना। उनको तो ओरल नहीं कर सकते, तो ये चीजें तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी हो गया हमारा। चीजें इस तरह की अच्छी है, इंपॉर्टेंट है ये। मेरे को जैसे आपको लास्ट क्लास में मैं आया था, मेरे को याद है, कोऑर्डिनेशन ही कराई थी मैंने, मैटर चांस। आपको मेरे इसका आईयूपीएसी नेम कराया। लो, एक चांस मैं आपको देता हूँ, मुझे इसका आईयूपीएसी नेम लिख कर दिखाओ। लिखो, इसका आईयूपीएसी नामकरण करो। मेरे से तो आप डाउट जितने मर्जी, आपकी ऑर्गेनिक भी हो जाएंगी ना, सर कराएंगे तो आप मेरे से ऑर्गेनिक की भी डाउट ले लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप मुझे कहते मैं शुरू कर देता, मुझे मालूम होता ना। ये देखिए, हर सब्जेक्ट को टाइम देना, डेली आप केमिस्ट्री भी करिए। एनसीईआरटी उठा लीजिए, उसकी जनरल चीजें जितनी भी हैं सारी लड़ा ली। लिखिए लिखिए, इसका आईयूपीएसी नेम देखो, रूल्स है आईयूपीएसी लिखने के, कुछ ऐसे ही नहीं था ना। हाँ, तो लिख लीजिए आप आराम से। क्या बच्चे, क्या आंसर आया? वेरी गुड, वेरी गुड। आयरन थर्ड, शी इज राइट। ये सायरन के लिए किया गया। आयरन थर्ड, बिल्कुल एनसीईआरटी से किया मैंने ये। हेक्सा साइनाइड, वेल डन, वेरी। और यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? टू। वेल डन। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी। ये चैप्टर ये एनसीईआरटी में सुपर दे रखा है। आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से कर लीजिए, उससे बाहर मत जाइए। सब चीजें आपको ऐसे कैसे मिल, पक्का है बिल्कुल क्वेश्चन। देखो, और आपको एक प्रॉब्लम बताऊं, जिसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इस बार आएगी समझो, मैं तो मानता हूँ कि मिलने की चांसेस है। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड, इनके मिलने से ना एक कॉम्प्लेक्स बनता है। एक कॉम्प्लेक्स बनता है, बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप मुझे उसका फॉर्मूला बना के दिखा सकते हैं? क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स, उसका फॉर्मूला बता दीजिए मेरे को।
मैं आपसे खुद ही कह रहा हूँ, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका फॉर्मूला बताइए। प्लीज जो करना अपने मन से कीजिए। वो दिन की क्लास है। क्या बात है। CuCl होल 4, ये भी राइट। और देखते हैं बाकी लोग भी करके देखें। बताइए, हो गया? क्या बोला आपने? K3 K2? चलो वेरी गुड। और कुछ किसी ने कहना? चलिए मैं बताऊं, रॉन्ग आंसर है। इसमें ये एक्सपेक्टेड है। देखो अब सुनो, देखो आराम से, एक मिनट, इजी गोइंग। सब बच्चे यही सोचते हैं। देखो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ये केमिस्ट्री चलती है इसकी। क्या होता है शुरू में ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, प्रतिस्थापन। कॉपर की जगह साइनाइड आ गया, और साइनाइड की जगह और पोटेशियम की जगह कॉपर आ गया। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाता है CuCl होल ट्वाइस, साथ में K2SO4। फिर क्या होता है जब CuCl होल ट्वाइस बनता है ना, ये दोबारा KCN से रिएक्शन करता है, और उनकी रिएक्शन से एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये बन। ठीक है, यही एक्सपेक्टेड होता है, ये बन जाता है। आपने भी यही बोला था, कॉपर की स्टेट आपने मेंटेन रखी। लीजिए, नोट डाउन। रॉन्ग आंसर हो गया। इस क्वेश्चन की यही ब्यूटी है, जब ये क्वेश्चन आएगा ना, पहला ऑप्शन यही होगा। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे गलती से ये टिक ना कर दें। अब आप सुनिए क्यों गड़बड़ है इसके अंदर। देखो, इसमें लगता है डी एंड एफ ब्लॉक। जब आपने डी ब्लॉक पढ़ा होगा ना, आपको मैम ने पढ़ाया था डी ब्लॉक, एक फंडामेंटल आया था। कभी भी ना, कभी भी आयोडाइड, साइनाइड और हाइड्राइड, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके साथ ना कोई अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। ना तो आयोडीन के साथ, ना साइनाइड के साथ, ना हाइड्रोजन के साथ कोई अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा ही नहीं सकता। देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। वो इनके साथ दोस्ती कर ले और वो अपनी हाईएस्ट स्टेट दिखा दे, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, हाईएस्ट स्टेट कभी नहीं आई इनके साथ। मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए, हम ऐसी बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की। किसी ने अमेरिका से दोस्ती कर ली, यूएस से। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में उसी की चल रही है आज की डेट में। किसी ने यूएस से दोस्ती कर ली और कह दे कोई, वो जो पर्सन है कह दे मैं ट्रम्प से बड़ा बन जाऊं, तो क्या बन सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। ट्रम्प उसको ऐसे आउट कर देगा, ऐसे हट जाओ। इसको पता ना कि यूएसए से किसी का कॉम्पिटिशन ही नहीं है। हमारा तो इतनी पावर है। आप भी डेली न्यूज में देखते होंगे, डेली हो नहीं रहा है। अभी एक कंट्री पे कब्जा कर लिया उसने, एक कंट्री पे और कह रहा है मैं करने वाला हूँ, और ओपन कह रहा है। किसी की हिम्मत नहीं उसको रोक के दिखा दे। एक दो कंट्री ने उसको थ्रेट दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो 1 घंटे में कर लेंगे इस काम को, उनको पता है 1 घंटे में कर सकते हैं, इतनी ताकत है हमारे पास। तो वही सेम स्टोरी है। इनके साथ अगर कोई बॉन्डिंग कर लेना तो अपनी हाईएस्ट स्टेट नहीं दिखा सकता। ये इम्पॉसिबल है। देखो बच्चे, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बना ना, ये जो बना ये टूट गया यहाँ पे क्यूप्रस साइनाइड में। ये टूट गया क्यूप्रस साइनाइड में, इसका नाम है क्यूप्रिक साइनाइड। क्यूप्रिक ना बन के टूट गया क्यूप्रस साइनाइड में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। साइनाइड के साथ कॉपर की हाईएस्ट स्टेट नहीं आ सकती।
ये क्यूप्रिक का क्यूप्रस बन जाएगा। देखो मैं इसको फील करा देता हूँ, इसकी पूरी केमिस्ट्री समझा सकता हूँ क्यों। फिर ये केसीएल से रिएक्शन करेगा, फिर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें कॉपर की स्टेट कितनी आएगी, +1। देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। दिस इज द आंसर। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। K3CuCN होल 4, ये इसका आंसर है। बताओ बच्चे, क्लियर हो गया। अल्टीमेट पॉइंट है, अल्टीमेट, बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। कॉपर की हाईएस्ट स्टेट नहीं आ सकती यहाँ पर। कॉपर यहाँ +2 दिखाई नहीं पाएगा। दिखाया उसने एक मोमेंट के लिए, उसके बाद वो +1 बन गई अपने आप। ये भी देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन। आप अपने साथ एनसीईआरटी रखिए और पेंसिल से ना एक एक क्वेश्चन टिक करते रहिए, मेरे को सारे आते हैं, दिस अ फैक्ट। जब आपके सारे क्वेश्चन टिक हो जाए, सारे आपने कर लिए, उनको रिवाइज भी करना है, फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा। आप एनसीईआरटी छोड़ के मत जाइए, वरना आप देखोगे अब एग्जाम देके लगता है ना, हाँ ये भी एनसीईआरटी से है, हाँ ये भी एनसीईआरटी से, मैंने पहले ही कर लेता। कर लो, अभी भी टाइम है आपके पास, और जो मेरे से बोलोगे मैं करा दूँ। एक होता है ना केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री गारंटी ले सकता हूँ, अपने सब्जेक्ट की पूरी गारंटी। देखो ये क्वेश्चन भी है, और ये ना आईआईटीज में बहुत बार आ चुका। आईआईटीज तो उसको 20 बार पूछ चुकी है, आज तक नीट ने नहीं पूछा, क्या पता इस बार पूछ ले। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो रैंक डिसाइड करने वाला क्वेश्चन। कर लीजिए, छोड़िए नहीं इनको। और इस लाइन को चाहे हिंदी में लिख लीजिए आप, हिंदी में स्टेटमेंट बना के लिख लो कि कोई भी एलिमेंट इन तीनों के साथ अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था नहीं शो कर सकता। ये होता है, कुछ कुछ चीजों की ऐसी नेचर होती है, आप उनसे बड़े नहीं बन सकते। आपने सहारनपुर के एमपी इमरान मसूद से दोस्ती कर ली, और आप इमरान मसूद से कह रहे कि भी मैं तुम्हारा बॉस बन जाऊं, पॉसिबल है? तो कहेगा बाहर, आउट, निकलो यहां से। पॉसिबल नहीं है ना। समझो अब इस चीज को। वो लोग इतने बड़े हो चुके हैं, वो कहते हैं हमारे सामने ही कौन है ये। बहुत लोग होते हैं ऐसे, बहुत लोग की नेचर है। आप डॉक्टर बन जाएंगे बहुत बड़े, आपको हॉस्पिटल है भाई साहब, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, और कोई आपसे कह दे कि मेरे जूनियर बन जाओ, तो आप क्या बोलोगे? चलिए यहाँ से, पतली गली से निकल जा, है ना। बोलो। डॉक्टर तोहिद, रोहित सैफी, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। दिल निकाल के छोड़ूंगा। अरे ऐसी बात, मेहनत करिए, देखिए मेहनत से सब कुछ है। आपने इतना अच्छा अपना एक करियर चॉइस किया ना, फैक्ट है। देखो डॉक्टरों को कंपटीशन नहीं है, एक बार आप बन गए तो बड़े से बड़े ऑफिस से, बड़े से मिनिस्टर भी आपके सामने जीरो है। सब रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या बस बचा लो हमें कैसे भी करके। तो उस टाइम भगवान दिखता है, डॉक्टर रियली। इसने मेहनत करी। हाँ दिखाओ, वाई नॉट। क्लियर हो गया सबको? ये सब आए सबको ना, ठीक है। देखो ये बस एक डाउट हो रहा है। अब देखिए इसमें ना, पता क्या एक्चुअली इसको कर रहा हूँ, ऐसा लगाया आपने लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखता हूं मैं पहले, फिजिक्स लगेगी इसमें। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिग्री ऑफ मोड्स ऑफ पोलोटॉमिक गैस इज कांस्टेंट गामा सीपी बाय सीवी इज, मेरा सीपी सीवी। देखो मैं इसको याद करता हूँ थोड़ा सा, थर्मोडायनेमिक्स है लेकिन फिजिक्स में होगा ये क्वेश्चन। ये मुझे लगता है फिजिक्स में आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ केमिस्ट्री में आया ये क्वेश्चन। नहीं नहीं, मे भी नहीं, ये सब फैक्ट है, फिजिक्स में आया होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिग्री मोड्स ऑफ पोलोटॉमिक गैस ऑफ अ कांस्टेंट इज। एक बार आप इसको रियली फिजिक्स वालों से कंफर्म करें, सच में मेरे को भी ध्यान नहीं हुआ ये टॉपिक ना, ध्यान ही नहीं हुआ है ना, टच में नहीं है उसके। करा देंगे इसको बहुत इजीली, उनके लिए बहुत आसान होगा, वो लोग डेली इसको फेस करते हैं ना। चलो ये क्लियर हो गया। तो ठीक है, कोऑर्डिनेशन से मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए। देखो और आपको एक बात बताता हूँ, देखो अभी एक फंडामेंटल हम मैटर चांस कर रहे थे, लो मुझे आप ये रिएक्शन आप कंप्लीट करके दिखाओ, इसमें क्या बनेगा। चलो बच्चे, इसको फिल इन द ब्लैंक्स बोलेंगे। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में दे रखा है, कॉपर सल्फेट प्लस के आइस बट फॉर्म्स, इस 12 बोर्ड्स के सैंपल पेपर में। बस अभी 2-3 दिन के लिए बाहर जाऊंगा मैं, फिर बाहर से जैसे ही आता हूँ, आप जितने में डाउट डिस्कस करना मेरे से, पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करवा लो। आप इसको पूरा करके दिखाओ, इसमें क्या क्या बनेगा।
टू सी यू आई बनाया आपने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो यू कैन बी राइट। और बच्चे, और किसी को व्यू? हो गया। देखिए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, क्या बनेगा बताओ? करेक्ट, Cu2 + K2SO4। लेकिन अभी क्या कहा था मैंने, Cu तो होता ही नहीं है, तो टूट जाएगा, ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगा अपने आप ही। क्या बनेगा इसमें, Qi + I2 टूट जाता है, क्यूप्रिक का क्यूप्रस बन जाता है। अभी ये तो मैं आपको सिखा रहा था, बस दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना इससे काटने के लिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये भी मैंने आपको डी ब्लॉक से कराई है। और जो मैं आपसे बार बार कह रहा था ना कि आई नेगेटिव के साथ कोई अपनी हाईएस्ट स्टेट नहीं दिखा सकता, उसका भी रीजन था। आपको पता है आई नेगेटिव कौन है? एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, चाय, और कोई उसके सामने दिखा रहा है अपनी हाईएस्ट स्टेट, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। देखो एक रिड्यूसिंग एजेंट क्या बोलता है कि कोई मेरे साथ दोस्ती करेगा तो अपनी हाईएस्ट स्टेट नहीं दिखा सकता, मैं उसकी स्टेट डाउन करके छोड़ूंगा। देखो तभी तो कॉपर की स्टेट +1 हो जाती है। और ये जो क्यूप्रस आयोडाइड है ये एक प्रेसिपिटेट है, अवक्षेप। क्यूप्रस सॉल्ट सारे के सारे प्रेसिपिटेट होते हैं। आपको टॉपिक याद आ रहा है, फजान्स रूल हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था। पता है क्यूप्रस के अंदर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्यूप्रस सॉल्ट सारे के सारे पीपीटी हैं, सबके सब अवक्षेप हैं। ये एक रेड ब्राउन पीपीटी होता है, रेड ब्राउन पीपीटी है। और अच्छा ये आयोडीन किस कलर की होती है आप जानते हैं? वॉलेट कलर की होती है, बैंगनी रंग। ये तो आपने पढ़ा होगा सबने। तो कोई यहां से क्वेश्चन बना दे, तैयार रहिए आप लोग। देखो ये डी ब्लॉक में डिस्कस है, जी ब्लॉक में है ये, ठीक है ना। डी ब्लॉक की केमिस्ट्री, बहुत सारी केमिस्ट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, उसके भी इंटेक्स क्वेश्चन एग्जाम्पल सारे मुझसे डिस्कस कर लीजिए। एक दिन एनसीईआरटी लेकर आइए और डी एंड एफ ब्लॉक के सारे इंटेक्स क्वेश्चन एग्जाम्पल मुझसे डिस्कस करिए, एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये कितनी अच्छी प्रॉब्लम थी, ये इसके ऊपर फिलअप बन जाए। एडवांस वाले जेई में तो न्यूमेरिकल बना देते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह से मेहनत करनी है, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो सब कुछ है, देखो आपका सिलेक्शन आप ही की वजह से होगा, आप चाहेंगे उस दिन सिलेक्शन होगा। और चाहने का मतलब होता है मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, सिर्फ हवाई में नहीं। और देखो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई और अच्छी प्रॉब्लम कुछ आप पूछ सकते हो, तो आपके पास कोई डाउट हो तो आप भी लेकर आइए। देखो थोड़ा अपना टेस्ट चेंज करते हैं, थोड़ा अदर ब्रांचेस में जाते हैं। डी ब्लॉक है, मैंने आपको ये शेयर किया। डी ब्लॉक में देखो मैं एक दो प्रॉब्लम और अच्छी अच्छी देखो डिस्कस कर देता हूँ। डी एंड एफ ब्लॉक में कोई ऐसा टॉपिक होना ऐसे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहते हो ना। एक देखो ऑर्डनरी सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये लो मैंने आपको एक आयन दिया है Mn2+, आप मुझे ना इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दे, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मैम ने कराया होगा आपको, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तुम के आघूर्ण कहते हैं। अच्छा किसी बच्चे को इसका फॉर्मूला पता है आपको छोड़ के? हाँ बताओ, बताओ। √n × n+2 dn, ये इसका फॉर्मूला है। देखो सब सुन लो एक मिनट, सूत्र तो हम याद कर सकते हैं, n × n+2 bm। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसको रखिए और सॉल्व कर दीजिए। 35 आ रहा है, वेरी गुड। तो इन चीजों को अच्छा करिए आप जितना कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बस मैं आजकल इतना ही कर पाऊंगा, बाकी फिर जैसे भी होगा नेक्स्ट टाइम ना